फिनेस्टेराइड टेबलेट 1 mg। कौन ले रहा है फिनेस्टेराइड टेबलेट? आप ले रहे हैं? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हैं ना? हाँ सर, मैं फिनेस्टेराइड टेबलेट 1 mg डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ले रहा हूँ। चलिए फिर अच्छी बात है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल्फ मेडिकेशन कभी भी मत करना, ठीक है? सेल्फ मेडिकेशन हमेशा अवॉइड करना। पर सर ओटीसी मेडिकेशन तो ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, ओवर द काउंटर जो ड्रग्स होती है उसे आप ले सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल हेडेक है, नॉर्मल पेन है, नॉर्मल फीवर है, तो उस कंडीशन में आप ओटीसी मेडिकेशन यूज कर सकते हैं। पर फिनेस्टेराइड टेबलेट को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना। ऐसी बहुत सारी टेबलेट है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही दी जाती है, ठीक है? फिनेस्टेराइड टेबलेट क्यों ले रहे हैं आप? अरे सर, मुझे बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सर, और मुझे बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है सर। आप देख सकते हैं मेरे सर पे बाल ही नहीं रहे सर। ये देखो, हेयर लाइन पीछे जा चुकी है, क्राउन एरिया विजिबल है। मुझे बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है, इसलिए फिर मैं फिनेस्टेराइड टेबलेट ले रहा हूँ। पर सर मुझे अभी तक ये नहीं पता कि ये फिनेस्टेराइड टेबलेट काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब किस तरह से ये काम कर रही है। क्योंकि अगर कोई भी टेबलेट मैं ले रहा हूँ और अगर मुझे पता है कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो मुझे भी उस टेबलेट को लेने का ज्यादा मन होगा ना। अगर मुझे टेबलेट के बारे में ज्यादा नॉलेज है, अगर मुझे पता है कि ये टेबलेट मेरे शरीर में जाके इस तरह से काम करेगी, तो मुझे और इंटरेस्ट आएगा उस टेबलेट को सही से लेने में, मतलब कि उसका डोज बनाए रखने में। जैसे एक दिन में एक टेबलेट लेनी है, तो रोज मैं ये टेबलेट लूंगा, कभी भी स्किप नहीं करूंगा। अगर मुझे इसका एक्शन पता है कि एक्चुअल में ये किस तरह से काम करता है, तो मुझे और इंटरेस्ट आएगा कि ये टेबलेट लेनी है। तो सर आप क्या प्लीज ये फिनेस्टेराइड टेबलेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देंगे क्या? और सर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता ही रहे हो, तो साथ ही साथ साइड इफेक्ट भी बता देना सर। अरे आप तो पीछे ही पड़ गए। पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, फिर साइड इफेक्ट बताओ, थोड़ी देर में बोलोगे एडवर्स इफेक्ट बताओ, लॉन्ग टर्म टॉक्सिक इफेक्ट बताओ, है ना? ऐसा नहीं होता है। देखो फिर भी मैं बता देता हूँ, ये जो फिनेस्टेराइड टेबलेट है ना, ये डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम करती है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली डीएसटी को ब्लॉक नहीं करती, इनडायरेक्टली डीएसटी को ब्लॉक करती है, डीएसटी का लेवल गिरा देती है। और ये डीएसटी जो है एंड्रोजन रिसेप्टर से अब जुड़ नहीं सकता, क्योंकि एंड्रोजन रिसेप्टर से जुड़ता है डीएचटी, पर डीएचटी तो बन ही नहीं रहा। सर एक बात बताइए, ये फिनेस्टेराइड टेबलेट ऐसा क्या करती है जो डीएचटी बनता ही नहीं है? देखो, एक सिंपल सी प्रोसेस है कि जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है ना, ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो रहा है डीएचटी में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? डीएचटी में। आपका बॉडी का जो हार्मोन है, मेल बॉडी का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो कन्वर्ट हो रहा है डीएचटी में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेस। आई रिपीट, 5 अल्फा रिडक्टेस। तो हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट हो रहा है डीएचटी में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेस। तो ये जो फिनेस्टेराइड होता है ना, ये इस 5 अल्फा रिडक्टेस को रोक देता है। अब ध्यान से देखो, ना रहेगा 5 अल्फा रिडक्टेस, तो ना टेस्टोस्टेरोन से डीएसटी बनेगा, और जब डीएसटी बनेगा ही नहीं, तो डीएसटी का लेवल कम हो जाएगा, और जब डीएसटी का लेवल कम हो गया, तो आगे वो एंड्रोजन रिसेप्टर से नहीं जुड़ेगा। ठीक है सर, आपकी थ्योरी मुझे समझ में आ गई कि टेस्टोस्टेरोन से 5 अल्फा रिडक्टेस की मदद से आपका डीएसटी बनता था। वो डीएसटी जो है एंड्रोजन रिसेप्टर से जुड़ता था। पर अब 5 अल्फा रिडक्टेस नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि फिनेस्टेराइड आ चुका है। तो फिनेस्टेराइड ने 5 अल्फा रिडक्टेस को रोक दिया, और अगर ये रुक जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होगा और डीएसटी का लेवल गिर जाएगा, और डीएसटी गिर जाएगा तो डीएसटी आगे जाके एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा। सर अच्छी बात है, बड़ा मजा आ रहा है। पर सर ये बताओ कि ये हेयर फॉल से इसका क्या कनेक्शन है? देखो, जैसे ही बॉडी में डीएचटी कम हुआ, ये डीएचटी पता है क्या करता था? ये नालायक सा डीएचटी हमारे हेयर फॉलिकल पे अटैक करता था। हमारे जो हेयर के फॉलिकल है ना, ग्रोइंग फॉलिकल, उस पे अटैक करता था। अब ये डीएचटी हेयर फॉलिकल पे अटैक कर रहा है, पर जब डीएचटी रहेगा ही नहीं, तो हेयर फॉलिकल पे अटैक कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ठीक है? ठीक है सर, अच्छी बात है, हमें समझ में आ गया कि डीएचटी हेयर फॉलिकल पे अटैक करता है, पर डीएचटी का नंबर ही गिरा देगा फिनेस्टेराइड, तो हेयर फॉलिकल पे कोई अटैक ही नहीं करेगा। पर इसका साइड इफेक्ट इम्पोटेंसी। ठीक है, मतलब कि वी कैन से कि आप उतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे जितने आप सेक्सुअली एक्टिव पहले थे, और फर्टिलिटी भी कम होती है। तो एट योर ऑन रिस्क लें, पर थोड़ी बहुत टैबलेट से कुछ नहीं होता। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म, बहुत ही लॉन्ग कोर्स कर रहे हैं इसका, तो फिर ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर? ठीक है सर, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे एडवांस फार्माकोलॉजी 1। तभी मैं सोचूं सर, ये ड्रग का नाम क्यों ले रहे हैं, ये रिसेप्टर का नाम क्यों ले रहे हैं,
ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का नाम क्यों ले रहे हैं, ये साइड इफेक्ट का नाम क्यों ले रहे हैं? असली मतलब क्या है? असली मतलब है कि आज हमें स्टार्ट करना है एडवांस फार्माकोलॉजी 1। अब ये एडवांस सुन के कोई मालबोरो नहीं बोलेगा, ठीक है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारे शॉप है, तो मुझे भी कोई गलत नहीं समझेगा, ठीक है? चलिए, तो एडवांस फार्माकोलॉजी 1 स्टार्ट करेंगे। एम फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एडवांस फार्माकोलॉजी 1। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, यूवी विजिबल देखा था, स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री देखा था और पूरे सिलेबस को समझा था। कौन सा सिलेबस? अरे वो इंस्ट्रूमेंटल की तरह जो था, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की तरह नहीं था? 7th सेमेस्टर में आपने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ा था, उसी की तरह था, है ना? याद आया? तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडवांस फार्माकोलॉजी 1। सर फार्माकोलॉजी तो हमने पढ़ा है ना सर, ये ड्रग की स्टडी करना, है ना? ये ड्रग का पूरा रूट देखना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है ड्रग का। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है सर, और ह्यूमन बॉडी ने कोई भी ड्रग लिया, तो ये ड्रग अंदर जाकर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कर रहा है, तो इसकी स्टडी करना। फार्माकोलॉजी का मतलब तो सर हमें पता है कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, ये दो शब्द की स्टडी करना ही फार्माकोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ ड्रग ही फार्माकोलॉजी कहलाती है, और फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक आता है सर। ये बात तो हमें पता है सर। एडवांस का मतलब क्या हो गया? एडवांस का मतलब और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है सर? चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एडवांस फार्माकोलॉजी का सिलेबस 95% से लेकर 98% सिमिलर है बी फार्म लेवल पर, मतलब कि अगर आपने बी फार्मेसी अच्छे से पढ़ी है तो बी फार्मेसी का 95 से लेकर 98% सिलेबस सिलेबस जो है एज इट इज सिमिलर है आपके एम फार्मेसी के सिलेबस से। मतलब अगर आपने कोलोजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मेसी में अच्छे से पढ़ी है तो एम फार्मेसी का सिलेबस भी वही सब है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या यहाँ पर है। तो सबसे पहले जब आप सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस में जब आप यूनिट नंबर 1 को देखेंगे, तो यूनिट नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अरे सर ये सब तो सुना हुआ लग रहा है। अरे बिल्कुल सुना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे मान लीजिए ये दवाई है, ये टैबलेट है, ये टैबलेट को मैं लूंगा तो ये टैबलेट कहाँ जाएगी? मेरे स्टमक में जाएगी। स्टमक में क्या होगा? टैबलेट टूटेगी, डिसइंटीग्रेट होगा, टैबलेट डिसोल्व होगी, डिसोल्यूशन होगा। तो ये जब टैबलेट जाएगी मेरे स्टमक में, इसका होगा डिसइंटीग्रेशन, इसका होगा डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन होने के बाद ये चली जाएगी इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बोला ना कि देखो स्टमक में क्या हो रहा है, स्टमक में ये जो टैबलेट है इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और इसका डिसोल्यूशन हो रहा है। फाइनली ये जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पता है क्या होता है? ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर ये ड्रग चली जाती है आपके ब्लड सर्कुलेशन में। कहां पर चली जाती है? ब्लड सर्कुलेशन में। सर ये सब तो याद आ रहा है, इसको तो सर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं ना, जो भी हम ओरल रूट से लेते हैं। मैंने टेबलेट लिया, टेबलेट गया स्टमक में डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसॉल्व हुआ, फिर वो आगे गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में वो ड्रग जो है एब्जॉर्ब हुआ, और जैसे ही वो ड्रग एब्जॉर्ब हुआ वो चला गया हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। पर सर ये इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है जो यहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाता है सर? सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सर ये सरफेस एरिया ज्यादा क्यों होता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में? अरे विलाई प्रेजेंट होती है। अरे हाँ सर याद आ गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो विलाईज होती है, विलाईज की वजह से यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कहाँ गया? ब्लड सर्कुलेशन में गया। तो आप देख सकते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में गई, और ब्लड में प्रेजेंट होते हैं कई तरह के प्रोटीन, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, अल्फा लेक्टोएल्बुमिन, कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं। उनसे हमारी ड्रग जो है जुड़ जाती है। ड्रग हमारे प्रोटीन से जुड़ती है तो बनता है ड्रग प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, और वी कैन से प्रोटीन ड्रग का कॉम्प्लेक्स। ठीक है सर, मुझे याद आ रहा है कि ये जो ड्रग है ये हमारे ब्लड में गई, और ब्लड में कई तरह के प्रोटीन होते हैं सर। तो ये जो ड्रग होती है ना, कुछ ड्रग एसिडिक होती है, कुछ ड्रग बेसिक होती है, तो अलग अलग तरह की ड्रग जो है अलग अलग प्रोटीन से जुड़ती है। मान लीजिए कोई ऐसी ड्रग थी जो एल्बुमिन से जुड़ गई, जो एल्बुमिन से जुड़ गई। अब एल्बुमिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ड्रग प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बना, या प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स बना। तो आप देख सकते हैं ड्रग प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स बन तो गया, ड्रग किसके साथ जुड़ गई? ड्रग जुड़ गई प्रोटीन के साथ, कि भैया प्रोटीन मैं तो आपके साथ हूं। तो प्रोटीन कहता है आइए मैं आपको सैर करा के लाता हूँ। ब्लड के थ्रू प्रोटीन जाता है अलग अलग जगह, कहाँ दर्द हो रहा है भैया, कहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे करते करते अलग अलग जगह ड्रग जाता है। और जहां भी पता लगता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, ड्रग को प्रोटीन धक्का दे देता है, मतलब ड्रग यहाँ पे निकल जाता है। तो ध्यान से सुनना, प्रोटीन ड्रग का कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, या फिर आप ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए। ये देखो ये नालायक अलग,
बेटा अभी लेक्चर चल रहा है, परेशान नहीं करते। प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स बना, ये प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स ब्लड के थ्रू होते हुए अलग अलग जगह जाएगा, ठीक है, जा रहा है सर, अच्छी बात है। अब अगर ड्रग को अपना काम करना होता है तो मैंने आपसे 100 बार बोला था बी फार्म लेवल पे कि ड्रग को फ्री फॉर्म में होना पड़ेगा। जब ड्रग फ्री फॉर्म में होती है तभी ड्रग अपना एक्शन शो कर पाती है। और ड्रग के फ्री फॉर्म में होने का मतलब है कि ड्रग किसी से जुड़ी हुई ना हो, ड्रग सबसे अलग हो। तो प्रोटीन कहता है जाओ ड्रग जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, जाओ काम करो जिस काम के लिए तुम आई थी, मेरा काम यही तक था कि मैं तुम्हें यहां तक ले आया। प्रोटीन इज जस्ट लाइक ओला उबर, उसका काम है एक जगह से लेना दूसरी जगह पे छोड़ देना, ठीक है, पिकअप कर लिया डिलीवर कर दिया, इतना ही काम है। तो ड्रग को कहां डिलीवर कर दिया? साइट ऑफ एक्शन पे, जहां पर उसे असली धूम मचानी है, जहां पर उसे असली एक्शन देना है, ठीक है सर। टेबलेट ली, डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ क्योंकि विलाई है, सरफेस एरिया ज्यादा है, ब्लड सर्कुलेशन में गया, वहां पर प्रोटीन है, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाया। ये ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स साइट ऑफ एक्शन पे गया, वहां पर ड्रग जो है फ्री फॉर्म में रिलीज हो गई, क्योंकि फ्री फॉर्म में रिलीज होना जरूरी भी है अगर अपना एक्शन शो करना है। तो ये ड्रग फ्री फॉर्म में रिलीज हो गई, इसने अपना एक्शन शो कर दिया सर। मान लीजिए ड्रग जो थी एनाल्जेसिक थी तो इसने दर्द को कम कर दिया। मान लीजिए ड्रग जो है एंटीपायरेटिक है तो इसने बुखार को कम कर दिया। ये ड्रग कोई से भी नेचर की है, मान लीजिए एंटी इन्फ्लामेटरी है तो इन्फ्लामेशन को कम कर दिया। जो ड्रग का नेचर है, जिस काम के लिए वो आई है, वो काम कर देती है अपना साइट ऑफ एक्शन पे जाके। क्लियर? अब ड्रग ने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब ड्रग को क्या करना पड़ेगा? बॉडी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए 600 mg की टेबलेट थी, सपोज 600 mg की टेबलेट है, 600 mg, तो सारा ड्रग तो अपना काम करेगा नहीं। जितने ड्रग ने अपना काम करना था कर लिया, अब बाकी ड्रग को निकालना भी तो पड़ेगा, बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में रहेगी तो बॉडी में टॉक्सिसिटी करेगी ड्रग। तो अभी ड्रग को निकालने का समय आ गया है। सर ड्रग को निकालने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ जी पूछो। सर ये जो हमने 600 mg की टेबलेट ली थी, क्या ये सारी ड्रग हमारी बॉडी में असर करती है? नहीं। क्यों सर? सारी ड्रग क्यों नहीं कर पाती? सारी ड्रग एक्शन क्यों नहीं शो कर पाती? कुछ mg ही क्यों शो कर पाती है सर? क्योंकि लीवर है ना। तो सर लीवर तो अच्छा है ना, डाइजेशन में हेल्प करता है। अरे आप समझे नहीं। लीवर कहता है कि मेरे होते हुए तुम सारे काम कर ही नहीं सकते। लीवर कहता है कि भाई मेरे पास बहुत सारे एंजाइम है और मैं तुम सबको मेटाबोलाइज कर दूंगा। तो लीवर जो है धमका के रखता है, लीवर जो है सारी ड्रग को मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी रखता है। तो बेचारी जो ड्रग बच बुचा के पहुंच जाती है ना, वो अपना एक्शन करती है। सारा एमजी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो नहीं करता, कुछ ही ड्रग का एमजी जो है जाता है। समझ में आया? ठीक है सर, आगे बढ़े। प्रोटीन बाइंडिंग हुआ, ड्रग रिलीज हुआ, ड्रग ने अपना एक्शन शो कर दिया। अब ड्रग को बॉडी से निकालना भी तो है सर। अभी तो आपने बोला अगर ड्रग को बॉडी से निकालना है तो सबसे पहले तो लीवर के पास जाओ, क्योंकि लीवर ही मेटाबॉलिज्म करता है। बिल्कुल। तो लीवर अब क्या करेगा? लीवर करेगा मेटाबॉलिज्म। क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के लिए अलग अलग फेज चलती है, फेज 1, फेज 2। सर ये फेज 1 फेज 2, हाँ हाँ, ये मेटाबॉलिज्म के बाद होती है। देखो मैं बताता हूँ कि जो लीवर होता है ना, ये लीवर क्या करता है? लीवरी हो गया ये लीवर क्या करता है? ये लीवर के पास कई तरह के एंजाइम होते हैं। कुछ माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं, कुछ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं। जैसे कि साइटोक्रोम P450 हो गया, ये एंजाइम बड़ा खतरनाक होता है ना। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं। ड्रग को क्या करते हैं? मेटाबोलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्रग अपना एक्शन शो नहीं कर पाता। और ड्रग को निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म की। क्लियर हुआ? फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस होती है। अब आपको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखी है फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है कि हम पोलरिटी इंड्यूस करते हैं। मान लीजिए आपकी ड्रग है इस तरह से, है ना। अभी ये कम पोलर है, कम पोलर है मतलब कि कम वाटर सोल्यूबल है। तो हम क्या करते हैं, इस पर पोलरिटी इंड्यूस कर देते हैं। मतलब कि इस ड्रग के ऊपर, ये जो आपकी ड्रग थी ना, इस ड्रग के ऊपर हम कोई OH ग्रुप अटैच कर देते हैं, क्योंकि इसे पोलार बनाना है। क्योंकि जितनी ज्यादा ये पोलार होगी उतनी ज्यादा ये जल्दी बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो फेज 1 में क्या होता है? पोलरिटी इंड्यूस करते हैं। अब मान लीजिए फेज 2 है। फेज 2 क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि फेज 1 में हमने पोलरिटी तो इंड्यूस कर दी, पोलर नेचर तो अटैच कर दिया, पर फिर भी ये तो एलिमिनेट ही नहीं हो रही ड्रग। तो फेज 2 चलाना पड़ता है। फेज 2 बोलता है कि भाई तेरे बस का नहीं है फेज 1, मेरे पास आंदे ड्रग को। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे निकालना है। तो फेज 2 और पोलरिटी इंड्यूस करता है और ड्रग को निकालने में मदद करता है। फिर पोलरिटी इंड्यूस हो गई तो किडनी, किडनी में भी कौन? नेफ्रॉन। किडनी में भी कौन? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है? इसको एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। सर ये सारी कहानी तो पहले भी सुनी है कि ड्रग लिया, स्टमक में गई, स्टमक में क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, वहां पर ड्रग और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है।
ये ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ये चला जाता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर ड्रग फ्री फॉर्म में रिलीज होती है, फिर उसके बाद अपना एक्शन शो करती है, फिर उसके बाद फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फिर किडनी जो है, नेफ्रॉन जो है, अपना एलिमिनेशन एक्सक्रीशन प्रोसेस स्टार्ट करता है और एलिमिनेट कर देता है ड्रग को बॉडी से। सर एक बात बताइए, क्या सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे हम ड्रग को निकाल सकते हैं हमारी बॉडी से? नहीं नहीं, और भी कई तरह के रास्ते हैं। जैसे आप पसीना निकाल रहे हो ना, उससे भी ड्रग निकल रही है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो सलाइवा है, उससे भी बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही कम पर ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है सर, मजा आ गया। मतलब हमें यूनिट 1 में एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना है। सर मजा आ रहा है सुन के। आगे चले, आगे चलो सर। यूनिट 1 में और क्या है? यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कंपार्टमेंट मॉडल। सर ये कंपार्टमेंट मॉडल भी सुना है ना? कंपार्टमेंट मॉडल, 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मॉडल आर हाइपोथेटिकल इन नेचर, है ना? बायो फार्मास्यूटिक्स, बाया नहीं, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ा था। हाँ जी बिल्कुल। तो ये कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं? कंपार्टमेंट मॉडल एक्चुअल में हाइपोथेटिकल मॉडल होते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब दे आर इमेजिनरी। हमने पूरी बॉडी को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? कि जो ह्यूमन बॉडी है, उसको हम कंपार्टमेंट में डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि अभी जो आपने देखा ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये जो 4 प्रोसेस हो रही है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, ये जो प्रोसेसेस हो रही है, इसको हमारी ह्यूमन बॉडी में समझने के लिए कि ये एब्जॉर्प्शन एक्चुअल में हो कैसे रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेटाबॉलिज्म, ये एक्सक्रीशन, ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है, क्योंकि ये सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अभी तो मैंने आपको बोल दिया कि ऐसा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, पर ये एक्चुअल में कैसे हो रहा है, कितना एमजी कहाँ पर यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कितना हो रहा है, कितनी ड्रग एलिमिनेट हो चुकी है कितने समय में, उन सभी को स्टडी करने के लिए, इस पूरी एडीएमई को, इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए हमने बनाया है कंपार्टमेंट मॉडल। एंड कंपार्टमेंट मॉडल आर कंप्लीटली हाइपोथेटिकल इन नेचर। क्लियर? तो आपको ये भी स्टडी करना है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन और रिसेप्टर। अब एक बात बताइए, रिसेप्टर आपको नहीं आते क्या? सर कैसी बात कर रहे हो? जीएस, जीआई, जीओ, जीक्यू, सर ये सब क्या है? अरे जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और कईयों को नहीं पता होता कि ये जो जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसमें जी का मतलब होता है ग्वानिन, तो ध्यान रखना ग्वानिन होता है। अगर मैं पूछता हूँ ना कई बार, तो नहीं पता होता बच्चों को, जी का मतलब क्या है, ग्वानिन। और जीपीसीआर के कई तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे जीएस, जीआई, जीओ, जीक्यू, और कई तरह के रिसेप्टर आपने पढ़े हैं। जैसे अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने एंड्रोजन रिसेप्टर बता दिया आपको। तो रिसेप्टर से क्या होता है, ड्रग जुड़ता है, और ड्रग रिसेप्टर से जुड़ता है तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। पढ़ा है ना आपका वो न्यूक्लियर रिसेप्टर आपने पढ़ा है, आयन चैनल रिसेप्टर आपने पढ़ा है, कई तरह के रिसेप्टर आपने पढ़े हैं, जैक स्टेट पाथवे आपने पढ़ा है ना? यहाँ पर एम फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में एक और सब्जेक्ट है सेल से रिलेटेड, वहां पर सारे रिसेप्टर वापस आएंगे, तो रिसेप्टर आपके कवर हो जाएंगे, और पहले भी कवर कर चुके हम रिसेप्टर को। सर ये यूनिट 1 हो गई? हाँ यूनिट 1 हो गई, जहां पर हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, रिसेप्टर, कंपार्टमेंट मॉडल, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, प्रोटीन बाइंडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो सब कुछ पढ़ा हुआ है सर, ये एडीएमई, ये कंपार्टमेंट मॉडल सब कुछ पढ़ा हुआ है। पढ़ा तो है, पर थोड़ा सा लेंदी है, तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी। अभी हम सिलेबस समझ लेते हैं कि हमारे सिलेबस में और क्या क्या है, फिर यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में आपको दिख रहा है, जैसे कि आपको ये न्यूरॉन दिख रहा है, यहाँ से रिलीज होते हुए ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर दिख रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। अब आपको कहानी आनी चाहिए कि सिग्नल आया, सिग्नल डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर पे आया, वहां से फिर एक्सोन में सिग्नल जनरेट हुआ, जैसे ये सिग्नल जनरेट हुआ, अंदर कैल्शियम आना शुरू हुआ, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम अंदर आया। जैसे कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम ने इस वेसाइकल को इतना मजबूर कर दिया कि ये यहाँ पर जाके फ्यूज हो जाए, यहाँ पर जाके फ्यूज हो जाए। और जैसे ही वेसाइकल यहाँ पे फ्यूज होगी, तो यहाँ पर होगा एक्सोसाइटोसिस, मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जहां पर वेसाइकल फ्यूज होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं वेसाइकल नॉर्मल थी, पर जैसे ही सिग्नल आया, सिग्नल आते ही पता है क्या हुआ, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम ने इनको फ्यूज कराया। कैल्शियम ने कहाँ पे फ्यूज कराया? टर्मिनल पर। और जैसे ही ये वेसाइकल फ्यूज हुई, यहाँ पे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर थे, जैसे यहाँ पे लिखा है एसिटाइल कोलिन, तो ये एसिटाइल कोलिन जो है यहाँ पर रिलीज हो गया। तो इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अब आपको कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे कि आपका एड्रिनलिन हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, गाबा हो गया, ग्लूटामेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया। ये सारे क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ इनमें एक्साइटेटरी है, कुछ इसमें इनहिबिटरी है, और कुछ बोथ है।
अब आपको भी पता है एक्साइटेटरी का मतलब है जो कि न्यूरोनल फायरिंग बढ़ा दे, इनहिबिटरी का मतलब जो न्यूरॉन की फायरिंग को कम कर दे, और बोथ मतलब कि जो दोनों तरह से एक्ट करें, डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन है। एक्साइटेटरी की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, इनहिबिटरी की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, वो बोथ में आते हैं। तो यहाँ पर कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर आपको दे रखे हैं, जैसे एड्रेनलिन हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, ग्लूटामेट और ग्लाइसिन। अब आपको ये सब बताना है, यहाँ पर क्या क्या बताना है पता है? कि जैसे मान लीजिए एसिटाइलकोलिन है, तो एसिटाइलकोलिन बना कैसे, फॉर्म कैसे हुआ, सबसे पहले ये एसिटाइलकोलिन बना कैसे, फिर ये एसिटाइलकोलिन रिलीज कैसे होता है, फिर इस एसिटाइलकोलिन का काम क्या है, और ये एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस पूरी सब कुछ देखना है। एसिटाइलकोलिन के फंक्शन, एसिटाइलकोलिन के बायोलॉजिकल फंक्शन, ये बनता कैसे है, सारी इसकी थ्योरी। उसके बाद ये रिलीज कैसे होता है, कैसे सिग्नल आता है, कैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है तो आगे जब रिसेप्टर से जुड़ता है तो क्या एक्शन आते हैं हमारी बॉडी में, क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना। सारी चीजें हर एक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सब भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सर ये सब कहाँ पढ़ा है? ये सब याद करो, बायोकेमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है ना। सर 8 सेमेस्टर का याद नहीं आ रहा, बायोस्टैटिस्टिक्स अब बायोकेमिस्ट्री में पहुंचा रहे हो, कोई बात नहीं, ये सब आप पढ़ चुके हैं ना। इसके सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। सर लेक्चर्स ढूंढने बैठेंगे क्या एग्जाम टाइम में? अरे नहीं नहीं, ढूंढना नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना है। जैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखोगे ना, एक एक वीडियो आपको मिलेगी, साथ में लिंक भी मिलेगी, सीधा क्लिक करो पढ़ो, सीधा क्लिक करो पढ़ो, कुछ नहीं करना, इतना इजी कर दूंगा आपके लिए। उसके बाद यूनिट 2 में आपको दे रखा है सिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोमेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक, और आपको पता है कि सिम्पैथोमिमेटिक मतलब सिंपैथेटिक की तरह काम करने वाले, पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक की तरह काम करने वाले, सिंपैथोलाइटिक मतलब सिंपैथेटिक को रोकने वाले, पैरासिम्पैथोलाइटिक मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को रोकने वाले। ये सब आप पढ़ चुके हैं, सिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोमिमेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक, है ना। याद है ना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता था, फियर फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन आ जाती थी, प्यूपिल डायलेट हो जाता था, हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी, गूज बम्स हो जाते थे जिसे कहते हैं पाइलो इरेक्शन, सांसें तेज हो जाती थी। और ये सब कब होता था? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे जंगल में आप जा रहे हैं, शेर देख लिया, शेर देखते ही आप भागना शुरू, फियर फाइट फ्लाइट की कंडीशन शुरू, है ना। आपकी सांसें तेज, आपकी प्यूपिल ऐसे डायलेट, भाई ये क्या देख लिया, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, पाइलो इरेक्शन मतलब कि गूज बम्स हो जाएगा, रोंगटे खड़े होना, है ना। ये सब आपको तब होता है, तो ये सारा आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सब आपको देखना है सिलेबस में। सर क्या बात है, अभी तक तो सारा सिलेबस कवर्ड है, मतलब सारा आता है सर, कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब होता है न्यूरॉन और मसल की सेल, न्यूरॉन और मसल की सेल, ठीक है। ये बीच में जंक्शन हो गया, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ से पता है आपको सिलेबस में तो सिर्फ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दे रखा है, पर इससे रिलेटेड एग्जाम में पता है डिसऑर्डर पूछ लिया, और पता है कौन सा, माइस्थेनिया ग्रेविस, क्या नाम है उसका, माइस्थेनिया ग्रेविस। अब माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? माइस्थेनिया ग्रेविस एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब कि हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाना। हमारी इम्यून सेल का काम क्या है? हमारी इम्यून सेल का काम है प्रोटेक्शन का, कोई भी बैक्टीरिया आए तो प्रोटेक्ट करने का काम है हमारी इम्यून सेल का। पर हमारी ही इम्यून सेल हमारे ही न्यूरॉन को, हमारी ही मसल को डैमेज करने लग गई, और उस कंडीशन को कह दिया माइस्थेनिया ग्रेविस। और माइस्थेनिया ग्रेविस जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है। तो ध्यान रखना, सिलेबस में तो नाम मेंशन नहीं है, पर ये डिसऑर्डर पूछा जाता है, डिसऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 में आपने क्या क्या देखा, एक बार मैं बता देता हूँ। आपने देखा न्यूरोट्रांसमीटर कई तरह से, एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन। और आपने देखा सिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोमेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक। अब एक बात और, यहाँ पर आपको दे रखा है को ट्रांसमीटर। को ट्रांसमीटर का क्या काम होता है? देखो, एक तो निकलता है प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे ये सारे प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन। ये सारे क्या है? प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि मेन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने वाले थे। उसके साथ में कुछ को ट्रांसमीटर भी रिलीज होते हैं। को ट्रांसमीटर का क्या काम होता है? ये को ट्रांसमीटर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये को ट्रांसमीटर पता है क्या करते हैं? ये को ट्रांसमीटर वापस जाते हैं और इन वेसाइकल को फ्यूज करा के और निकालते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल को और बढ़ाने का काम है। ये वापस जाते हैं और इन वेसाइकल को और फ्यूज कराने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये को ट्रांसमीटर आगे रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करते हैं कि भाई जगह करो, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर आ रहे हैं। तो को ट्रांसमीटर एक तरह से सपोर्ट है, ठीक है, जो प्राइमरी के साथ निकलता है।
उसके बाद यूनिट 3 जब आप स्टार्ट करेंगे, लोकल एनास्थेटिक, जनरल एनास्थेटिक। अरे सर ये तो याद है, जब माइनर सर्जरी होती है तब लोकल एनास्थेटिक देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को आरसीटी करानी है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है दांतों में, तो यहाँ पर लोकल एनास्थेटिक दे दूंगा मैं, सबलिंगुअली, है ना, दे दूंगा ना लोकल एनास्थेटिक। तो ये लोकल एनास्थेटिक हो गया। जनरल कब देते हैं? अरे सर बड़े बड़े सर्जरीज, बड़े बड़े ऑपरेशन करना है, तो उसमें जनरल एनास्थीसिया दिया जाता है। ठीक है। फिर सिडेटिव, अरे सर याद है सिडेटिव, जो सीएनएस को डिप्रेस करे, सीएनएस को काम डाउन करे। मान लीजिए मेरा सीएनएस हाइपर एक्टिव है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा सीएनएस हाइपर एक्टिव हो चुका है, मुझे एंजाइटी हो रही है, या फिर मुझे शीजोफ्रेनिया हो रहा है, या फिर मुझे कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है, एपिलेप्सी हो रही है जिसमें सीएनएस हाइपर एक्टिव हो जाता है। एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सीएनएस हाइपर एक्टिव हो जाता है, न्यूरोनल फायरिंग बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसी कोई कंडीशन हो रही है जहां पर मेरा सीएनएस बहुत ज्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए मुझे देना पड़ता है सिडेटिव। सिडेटिव जो है मेरे सीएनएस को, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेगा, शांत करेगा। और अगर सिडेटिव का डोज बढ़ा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? हिप्नोटिक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ड्रग यूज टू ट्रीट एंजाइटी, आपको सिलेबस में दे रखा है, ऐसी ड्रग बताओ जो कि एंजाइटी को सही करे। अब एंजाइटी होती क्या है? जब गाबा का लेवल बढ़ जाता है और डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, उसे कहते हैं एंजाइटी। नेक्स्ट, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस। अब न्यूरो डिजनरेटिव से क्या मतलब है? न्यूरो डिजनरेटिव मतलब कि न्यूरॉन का डिजनरेशन होना, मतलब कि खराब होना, खत्म होना। कौन से न्यूरो डिजनरेटिव? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होते हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे कहते हैं न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज। और कौन कौन सी डिजीज होती है? पार्किंसन, अल्जाइमर। अरे सर पढ़ा हुआ है, पार्किंसन, लीवोडोपा, कार्बिडोपा। अल्जाइमर भी सर सुना हुआ है, प्रोटीन बनते हैं ना, ये प्लैक फॉर्मेशन होता है, हाँ हाँ, टेंगल फॉर्मेशन होता है, हाँ वही वही। तो न्यूरो डिजनरेटिव का मतलब क्या होता है? पार्किंसन और अल्जाइमर। अब पार्किंसन में पता है क्या होता है? पार्किंसन में जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन में एक पार्ट होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। कौन सा पार्ट होता है? सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा एक डार्कर रीजन होता है आपके ब्रेन का। ठीक है। जब आप वहां पर देखोगे तो आपको दिखेगा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। ऐसा न्यूरॉन जो डोपामिन बनाए उसे क्या कहेंगे? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। तो मेरे ब्रेन में एक पार्ट है सब्सटेंशिया नाइग्रा, एक डार्क कलर का पार्ट है। जब मैं उसमें देखूंगा तो मुझे मिलेंगे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन जो डोपामिन रिलीज करते हैं। फिर अब पार्किंसन की कंडीशन में क्या होता है कि वो सब्सटेंशिया नाइग्रा धीरे धीरे गायब होने लगता है। और सब्सटेंशिया नाइग्रा गायब मतलब उसके अंदर जो डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो पार्किंसन ऐसी कंडीशन है जहां पर सब्सटेंशिया नाइग्रा डिसअपियर हो जाता है, उसके अंदर जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और जब डोपामिन के न्यूरॉन ही खत्म हो जाएंगे तो डोपामिन बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे डोपामिन की कमी हो जाती है। तो पार्किंसन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर डोपामिन का लेवल बहुत ज्यादा गिरा हुआ होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो पार्किंसन इज अ कंडीशन जहां पर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की कमी हो जाती है, डोपामिन की कमी हो जाती है। उसके बाद आपको सिलेबस में दे रखा है, देखो डिप्रेशन सर किसे नहीं है, सभी को है ना। और डिप्रेशन भी कई तरह से होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, सपोज मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा, मेरे दोस्त आ गए, मेरे दोस्त आते मैं सही हो जाऊंगा, बिल्कुल सही हो जाऊंगा, फुल मजे चल रहे हैं, है ना, फुल घूम रहे हैं हम, फुल पार्टी चल रही है, मजे हो गए। पर जब मैं वापस आऊंगा फिर डिप्रेशन में हो जाऊंगा। तो इस तरह का भी डिप्रेशन होता है। एक डिप्रेशन ये भी होता है कि 2 मिनट के लिए खुश हुए फिर डिप्रेस हो गए। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपने बलून देखा या बचपन की कोई चीज़ देखी, खुश हुए, वापस डिप्रेशन। तो अलग अलग तरह के डिप्रेशन होते हैं, है ना, बहुत तरह के डिप्रेशन होते हैं, वो सारे आपको स्टडी करने हैं। और ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ पैथोफिजियोलॉजी में। फिर साइकोसिस, ये भी हमने पढ़ा है मेडिसिनल केमिस्ट्री में 4th सेमेस्टर में। साइकोसिस मतलब कि डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, साइकोसिस, पागलपन। वहां पे कोई है जबकि वहां पर कोई नहीं है, मुझे कोई सुनाई दे रहा है जबकि कोई आवाज आ ही नहीं रही है किसी को। तो जो नॉर्मल आदमी को नहीं सुनाई देता, नहीं दिखाई देता, वो सब इसको दिखाई देता है, सुनाई देता है। साइकोसिस मतलब कि पागलपन। ठीक है। डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं ये, वहां पर कोई है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वहां से आवाज आ रही है, ये सब जो हॉरर पिक्चरों में होता है भाई, है ना। ये जो ऐसे पागल के सिम्टम भी दिखाई देते हैं, कई बार सीआईडी में दिखाते हैं, तो ये सब। उसके बाद मेनिया, मेनिया से जितना बच के रहो उतना बढ़िया बेटा। मतलब कि मेनिया का मतलब होता है मूड स्विंग, और मूड स्विंग आपको भी पता है किसको ही होता है, ज्यादातर लड़कों को भी होता है, मैं नहीं कह रहा लड़कों को नहीं होता, पर मेनिया से हमेशा बच के रहना, क्योंकि मेनिया का मतलब होता है मूड स्विंग। कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कभी कुछ खाने का मन कर रहा है, फिर उसे खाने का मन ही नहीं कर रहा। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हटा देता हूँ इसको मैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब होता है न्यूरोनल फायरिंग, मतलब आपके जो ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं ना, आपके जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं
ये न्यूरॉन में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फायरिंग का मतलब सर क्या ये लड़ने लगते हैं? अरे नहीं नहीं, फायरिंग का मतलब ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान की फायरिंग हो रही है, नहीं 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 नहीं। न्यूरोनल फायरिंग का मतलब है कि न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन जो है तेज तेज सिग्नल दे रहा है, जल्दी जल्दी सिग्नल दे रहा है, न्यूरॉन फटाफट फटाफट सिग्नल दे रहा है, फटाफट फटाफट सिग्नल दे रहा है। मतलब कि जो नॉर्मल स्पीड थी उस नॉर्मल स्पीड से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना स्पीड की सिग्नलिंग आ रही है, तो उसे कहते हैं न्यूरोनल फायरिंग। भाई ये तो बहुत तेज फायर कर रही है, ये तो खतरनाक फायरिंग हो रही है, न्यूरोनल फायरिंग। न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी बढ़ना, न्यूरोनल फायरिंग बढ़ना, एक ऐसी कंडीशन उसे कहते हैं एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा हिंदी में बोलो तो। ये कई बार आपकी ये जो आंखें फटफड़ाती है ना, सर मेरी आज तो दाई आंख भड़क रही है, आज तो मतलब ऐसा लग रहा है पैसा आने वाला है, ये बाई आंख भड़क रही है, ऐसा लग रहा है लड़ाई होने वाली है, तो ये जो मिथ आपने बना रखे हैं ना, वही है ये न्यूरोनल फायरिंग, कभी कभी आपको भी देखने को मिल जाती है, एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, तो ये यूनिट 3 में आपके। चलिए सर अच्छी बात है, अभी तक सब कुछ हमारे फेवर में है, अभी तक ऐसा कुछ भी हमें नहीं लगा जो हमने नहीं पढ़ा हो, है ना, सब कुछ पढ़ रखा है सर, मजा आ रहा है। उसके बाद है डायूरेटिक। सर डायूरेटिक तो वही होते हैं ना जो आपके यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा दें। और सर यूरिन फॉर्मेशन को कब बढ़ाया जाता है? एक ऐसी कंडीशन होती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर ज्यादा होना। हाइपरटेंशन सभी को पता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना। और ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम के ज्यादा होने से। ध्यान से सुनना, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा होना, उसकी वजह से हो सकता है हाइपरटेंशन, मतलब कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होना। अब अगर मुझे हाइपरटेंशन को सही करना है और अगर मुझे पता है कि वो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा होने से हाइपरटेंशन हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? मैं दे दूंगा डायूरेटिक, क्योंकि डायूरेटिक क्या करेंगे, हमारी बॉडी से फ्लूइड को निकालेंगे, हमारी बॉडी से फ्लूइड को निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे। तो डायूरेटिक का मतलब होता है, जैसे आप, मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं जो आपको रिलेट होगा। अगर कोई भी ड्रिंक करता है तो जब बियर पीते हैं तो बियर पीने के बाद पता है क्या होता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार टॉयलेट आता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बियर इज अ गुड डायूरेटिक, और बियर आपके बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को कम कर देता है। और ऐसा भी कहते हैं कि बियर जो है किडनी स्टोन को रिमूव करता है। तो छोटे छोटे जो स्टोन है ना, वो यूरिन के साथ पास आउट हो सकते हैं, और अगर बड़े स्टोन है तो किसी भी कीमत पे पास आउट नहीं होंगे। ठीक है, तो डायूरेटिक आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है यार, फ्यूरोसिमाइड वगैरह वगैरह, और डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ा रखे हैं, और ये भी डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा रखा है। मैंने आपको बता रखा है कि ये जो नेफ्रॉन होता है, इस नेफ्रॉन में कई तरह के पार्ट होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, बॉम्बेस कैप्सूल, कलेक्शन डक्ट। तो यहाँ पर ये जो आपका होता है ना डायूरेटिक, ये कौन सी डायूरेटिक किस जगह पे एक्ट करती है? कोई पीसीटी पे अटैक कर रही है, कोई डीसीटी पे अटैक कर रही है, कोई लूप ऑफ हेनले पे अटैक कर रही है। फिर आपको दे रखा है एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब कि हाइपरटेंशन को सही करने वाला, तो डायूरेटिक आप दे सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव में, और भी कई तरह के ड्रग्स होते हैं। ठीक है, फिर एंटी स्कैमिक। अब स्केमिया का मतलब क्या होता है? लेस ब्लड सप्लाई, लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल। जो हार्ट होता है, ये हार्ट है, ये पंपिंग ऑर्गन है बेचारा, ये दिन भर पंप कर रहा है, निस्वार्थ ये काम कर रहा है, ये दिन भर पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, और ब्लड को क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, ब्लड को सर्कुलेशन कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में दे रहा है। अब इस हार्ट की जो मसल है, उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, वो भी तो सेल टिश्यू ऑर्गन है, तो इसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो ये हार्ट की मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाना, हार्ट की मसल को ब्लड ही नहीं मिल पाना, ऑक्सीजनेशन ही नहीं मिल पाना, इस कंडीशन को कहते हैं स्केमिया। तो स्केमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हार्ट की जो मसल होती है, मसल सेल होती है, उसको ना ब्लड सप्लाई मिल पा रही है, और जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजनेशन भी नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं स्केमिया, और स्कीमिया को सही करने की कंडीशन को कहते हैं एंटी स्कीमिया। फिर उसके बाद एंटी एरिथमिया। एरिथमिया मैंने आपको पढ़ाया है कि हार्ट बीट एबनॉर्मल होना, कभी तो तेज तेज होना, है ना, जिसे कहते हैं टेकिकार्डिया, 100 बीट पर मिनट से ज्यादा होना, 100 बीट पर मिनट से ज्यादा होना टेकिकार्डिया। कभी कम हो जाना, जिसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाना। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रग फॉर हार्ट फेलियर। अब कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर मतलब हार्ट की प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पा रही। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर मतलब हार्ट जो है ब्लड को पंप आउट नहीं कर पा रहा। फिर उसके बाद है हाइपरलिपिडीमिया, नाम से पता लग रहा, हाइपरलिपिड, हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी में एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या फिर लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाना, उसे कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया। तो ये हाइपरलिपिडीमिया होता क्या है, और इस हाइपरलिपिडीमिया से बच कैसे सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, वो सब भी पढ़ना है। फिर उसके बाद हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स का मतलब आपको पता है, हेमेटेनिक्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं बोन मेरो के लिए। आपका जो बोन मेरो है ना,
बोन मेरो जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबको प्रोडक्शन करता है। तो ये जो हेमाटेनिक्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जरूरी होते हैं बोन मेरो के लिए, ताकि बोन मेरो जो है आरबीसी और हीमोग्लोबिन को बना पाए। फिर उसके बाद कोगुलेंट, नाम से पता लग रहा ब्लड के कोगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। एंटी कोगुलेंट, अगर मान लीजिए कोगुलेशन ज्यादा हो गया और कोगुलेशन ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं ये ब्लड वेसल में जाके जम गया, तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, तो देना पड़ता है एंटी कोगुलेंट। फिर उसके बाद दे रखा है फिब्रिनोलाइटिक। फिब्रिनोलाइटिक पता है क्या करता है? ये जो बड़े बड़े क्लोट्स बन जाते हैं गलती से जो क्लोटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में, उस क्लोट को डिसॉल्व करने का काम, ब्रेक करने का काम होता है फिब्रिनोलाइटिक्स का। फिर एंटी प्लेटलेट, ये जो प्लेटलेट होती है, ये जो प्लेटलेट होती है जो कि ब्लड को क्लोट करती है, कई बार पता है क्या होता है, ये प्लेटलेट आपस में एग्रीगेट हो जाती है, इस तरह से गुच्छा बना लेती है, और ये जो बनता है ये ब्लड वेसल में जाके जमा हो जाता है, तो ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होती है, तो फिर उसके लिए एंटी प्लेटलेट देना पड़ता है। ठीक है, प्लेटलेट के क्लम्स को, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को जो इनहिबिट करे उसे कहते हैं एंटी प्लेटलेट। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। फिर यूनिट 5, इसमें ऑटोकोड दे रखा है। ऑटोकोड मतलब लोकल हार्मोन, ये भी आपने पढ़ा है। जैसे कि हिस्टामिन हो गया, आपको पता है कि हिस्टामिन जो है एलर्जी के टाइम निकलता है, जब एलर्जन हमारी बॉडी में आता है, हमारी बॉडी में आईजीई एंटीबॉडी स्टिमुलेट होती है ना, मास सेल से हिस्टामिन निकलता है, सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका सेरोटोनिन, सेरोटोनिन को कहते हैं 5-HT 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। इसे आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से सेरोटोनिन बनता है। मैंने आपको बताया था कि ट्रिप्टोफेन से बनता है ना, वहां पर आपको एंजाइम डालना पड़ता है, फिर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन बनता है, फिर वहां से आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, तब जाके आपका 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन बनता है, मतलब कि सेरोटोनिन बनता है। फिर काइनिन क्या होता है? काइनिन एक अच्छा मीडिएटर होता है जो कि इन्फ्लामेशन में और ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में हेल्प करता है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, आपने पढ़ा था ना वो, कोक्स, लॉक्स, पीजीएस, पीजीआई2, ये सब क्या थे? ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स थे जो कि इन्फ्लामेशन करते थे। फिर आपने कोक्स इनिबिटर, लॉक्स इनिबिटर पढ़े थे, तो ये इन्फ्लामेशन में था प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर ओपियोइड के ऑटोकोइड। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है एंटीस्टेमिनिक, मतलब हिस्टामिन को रोकना। फिर 5-HT के एंटागोनिस्ट, मतलब ऐसे ड्रग जो कि 5-HT के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। 5-HT का मतलब सेरोटोनिन, तो ये जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर थे, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तो अब नॉर्मल जो सेरोटोनिन था वो आके जुड़ ही नहीं सकता। जब सेरोटोनिन का जो रिसेप्टर था, सेरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तो अब नॉर्मल सेरोटोनिन आके जुड़ नहीं सकता। तो ऐसे ड्रग जो कि सेरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे उन्हें कहेंगे 5-HT, मतलब सेरोटोनिन के एंटागोनिस्ट। तो ये था सिलेबस। सर सिलेबस तो बहुत अच्छा है और सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है। और इसके लेक्चर कहाँ मिलेंगे? इसके लेक्चर मिलेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में सारी यूनिट, सारे लेक्चर्स के लिंक मैं ऐड कर दूंगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो बहुत ईजी है, पता है क्या करना है? सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है, जैसे सेरोटोनिन बाय डेप्थोबायोलॉजी, प्रोस्टाग्लैंडिन बाय डेप्थोबायोलॉजी, हिस्टामिन बाय डेप्थोबायोलॉजी, आपको सब मिल जाएगा। और यकीन मानिए इतना डिटेल पढ़ा रखा है ना, इतना डिटेल, ये फेज 1 फेज 2 ये जितना भी है, ये एंटी हाइपरटेंसिव, ये एंटी स्केमिक, एंटी एरिथमिक, ड्रग फॉर CHF, व्हाट इज CHF, हाइपरलिपिडीमिया, हेमेटेनिक्स, कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, फिब्रिनोलाइटिक, एंटी प्लेटलेट, सब कुछ इतना डिटेल में पढ़ा रखा है, मजा आ जाएगा। और इनके तो भी नए लेक्चर है, ये जो कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट है, हेमेटेनिक है, फिब्रिनोलाइटिक, एंटी प्लेटलेट, सबके नए लेक्चर है, फ्लोटिंग फैक्टर वगैरह सब पढ़ा रखा है। अब आपका काम है सिर्फ पढ़ना, सिलेबस मैंने आपको पूरा समझा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अब स्टार्ट करेंगे, तो आ जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। ये आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन था।